सोचिए कि एक देश कोई बड़ा युद्ध जीत चुका है, मतलब दुश्मन के 90,000 सैनिक आपकी कैद में हैं और उनकी लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भी आपका कब्जा है। हम्म, एक बहुत ही शानदार जीत। बिल्कुल। आमतौर पे ना कोई भी देश ऐसी स्थिति में अपनी ताकत का पूरा फायदा उठाएगा, लेकिन फिर भी वो जीती हुई जमीन वापस लौटा दी जाती है। हाँ, 1972 के शिमला समझौते का ये फैसला सच में आज भी बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे वीवी गिरी की जीवनी, कॉनर मुलवाक का उनके आयरिश दिनों पर लिखा गया एक बेहतरीन बुक रिव्यू और शिमला समझौते के ऐतिहासिक दस्तावेज। ये सारे दस्तावेज ना उस दौर की एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे डबलिन में पढ़ने वाला एक आम सा बागी छात्र भारत आकर सड़कों पर उतरने वाला मजदूर नेता बनता है और फिर अंत में देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचकर 1971 के युद्ध जैसे अहम फैसलों का हिस्सा बनता है। उनका ये सफर वाकई किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं है। है ना? मैं तो उनके इस पूरे जीवन को एक 3 एक्ट प्ले यानी 3 हिस्सों के नाटक की तरह देखता हूं। पहला हिस्सा एक उग्र विद्यार्थी का, दूसरा एक मजदूर नेता का और तीसरा देश के राष्ट्रपति का। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले एक्ट यानी द डुबलिन क्रूसिबल की बात करें तो शुरुआत होती है 10 अगस्त 1894 से, जब वीवी गिरी का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के बेरहापुर में हुआ था, जो अब ओडिशा में है। और उनका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। उनके पिता एक बहुत ही सफल वकील थे और राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। हाँ, और उनकी माँ भी तो एक स्वतंत्रता सेनानी थी ना, जो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। एग्जैक्टली। तो बगावत और न्याय की समझ उन्हें घर से ही मिली थी। फिर 1913 में वो कानून की पढ़ाई करने के लिए डबलिन के यूनिवर्सिटी कॉलेज चले गए। पर यहाँ एक सवाल है, मतलब उस जमाने में ज्यादातर भारतीय छात्र तो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन जाते थे ना, उन्होंने आयरलैंड को क्यों चुना? इसका एक बड़ा कारण ये था कि ब्रिटेन के मुकाबले आयरलैंड में भारतीय छात्रों के लिए माहौल थोड़ा बेहतर था। आयरलैंड भी ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। अच्छा, तो एक आपसी सहानुभूति थी। हाँ बिल्कुल। हालांकि वहाँ भी कुछ नस्लवादी अभियान चले थे, जैसे आई ओपनर नाम के प्रकाशन ने चलाया था, लेकिन कुल मिलाकर आयरिश समाज काफी स्वागत करने वाला था। और वहां जाकर वो सिर्फ कानून की किताबें नहीं पढ़ रहे थे। कॉनर मुलवाक के रिव्यू से पता चलता है कि वहां उनका संपर्क थॉमस मैकडोनाग, जेम्स कॉनोली और एमन डे वैलेरा जैसे बड़े आयरिश क्रांतिकारी नेताओं से हुआ। और सिर्फ संपर्क ही नहीं, उन्होंने अनार्किकल सोसाइटी नाम का एक गुप्त संगठन भी ज्वाइन कर लिया था। अरे वाह! हाँ, और पता है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के शोषण के खिलाफ एक पैम्फलेट भी निकाला, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार की नजरों में वो आ गए। तो मतलब वो पूरी तरह से ब्रिटिश रडार पर थे। बिल्कुल। और फिर 1916 की ईस्टर राइजिंग के बाद तो उन्हें बाकायदा आइलैंड छोड़ने का नोटिस ही थमा दिया गया। ये तो वैसे ही हो गया कि कोई पढ़ाई करने विदेश जाए, लेकिन डिग्री के बजाय सीधे रेवोल्यूशन में पीएचडी करके वापस आ जाए। हाँ, ये उपमा बिल्कुल सटीक है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज पूछनी है, क्या उनका उन आयरिश क्रांतिकारियों के साथ जुड़ना सिर्फ एक युवा जोश था, या इसने सच में आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर का कोई आधार तय किया? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ युवा खून का उबाल हरगिज नहीं था। देखिए, वहां रहते हुए उन्होंने 1913 का मशहूर डबलिन लॉकआउट देखा था। वो जो बहुत बड़ी मजदूर हड़ताल थी। हाँ, वहां के हालात और जेम्स कॉनली जैसे नेताओं ने उन्हें एक बहुत अहम बात सिखाई, ये कि अगर आप आम लोगों और मजदूरों को एकजुट कर लें तो बड़ी से बड़ी ताकत से भी लड़ा जा सकता है। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत अर्थव्यवस्था का चक्का जाम करने में। बिल्कुल। और यही सोच आगे चलकर उनकी पूरी फिलॉसफी बनने वाली थी। और यही हमें हमारे दूसरे एक्ट में लेकर जाता है। 1916 में भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, पर जल्दी ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। हाँ, और 1922 में वो पहली बार जेल भी गए। पर जो आयरलैंड वाली सीख थी ना, वो उन्होंने मजदूर आंदोलनों में लगाई। 1923 में उन्होंने ऑल इंडिया रेलमैन्स फेडरेशन की शुरुआत की और 1928 में बंगाल नागपुर रेलवे की एक बहुत बड़ी हड़ताल का नेतृत्व किया। और वो कोई आम हड़ताल नहीं थी। उन्होंने पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश मैनेजमेंट को झुकने पर मजबूर कर दिया था। वो 2 बार AITUC के प्रेसिडेंट भी रहे और फिर आज़ादी के बाद 1952 में वो देश के यूनियन लेबर मिनिस्टर बने। और यहीं से उनकी वो फिलॉसफी मशहूर हुई जिसे गिरी अप्रोच कहा जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। वो मानते थे कि मजदूरों और मालिकों को अपने मसले आपस में बैठकर सुलझाने चाहिए। एग्जैक्टली।
वॉलंटरी कलेक्टिव बार्गेनिंग। वो सरकारी दखल या अदालती फैसलों के सख्त खिलाफ थे। जिसे वो कंपल्सरी एजुकेशन कहते थे। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप बिना सरकार के दखल के सिर्फ आपसी बातचीत से बड़े औद्योगिक विवाद सच में सुलझ सकते थे? देखिए, उनका नजरिया बहुत साफ था। उनका मानना था कि अगर अदालतों का सहारा लिया जाएगा तो यूनियनें कमजोर और आलसी हो जाएंगी। अच्छा, मतलब मजदूर खुद कभी ताकतवर नहीं बन पाएंगे। हाँ, वो चाहते थे कि मजदूर अपनी लड़ाई खुद लड़ें। और 1954 में जब सरकार ने बैंक अवार्ड के एक अदालती फैसले को बैंकों के दबाव में आकर बदल दिया, तो गिरी जी ने अपने उसूलों के लिए सीधे यूनियन कैबिनेट से इस्तीफा ही दे दिया। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी क्रिकेट मैच में अंपायर फैसला दे, पर क्रिकेट बोर्ड उस फैसले को बदल दे और इसके खिलाफ मैच रेफरी अपने पद से इस्तीफा दे दे। ये एक बहुत ही तगड़ा कदम था। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सत्ता के भूखे नहीं है। लेकिन फिर यही आदर्शवादी नेता 1969 के उस बेहद रोमांचक राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा कैसे बन गया? मतलब जो इंसान अपने उसूलों के लिए इस्तीफा दे सकता है, वो इस कड़वी राजनीति में कैसे आ गया? दरअसल हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। वो उपराष्ट्रपति थे और 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है कांग्रेस पार्टी के अंदर की वो ऐतिहासिक लड़ाई। हाँ, एक तरफ कांग्रेस का पुराना धड़ा था जिसे सिंडिकेट कहते थे, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी। सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, जिसका इंदिरा जी ने अंदर ही अंदर विरोध किया। और तब गिरी जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। बिल्कुल। और फिर इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि वो अंतरात्मा की आवाज यानी कॉन्शियंस वोट दें। हाँ, ये बड़ा मशहूर किस्सा है। और फिर गिरी जी बहुत ही कम अंतर से सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती में चुनाव जीत गए। भारतीय इतिहास का वो सबसे करीबी राष्ट्रपति चुनाव था। पर यहाँ एक चुपता हुआ सवाल है। एक तरफ वो इतने सिद्धांतवादी मजदूर नेता थे, पर क्या इस चुनाव में वो सिर्फ इंदिरा गांधी के राजनीतिक शतरंज का एक मोहरा बनकर नहीं रह गए थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आलोचकों ने तो उन्हें बाद में रबर स्टैंप भी कहा। हाँ, क्या उनकी आजादी खत्म नहीं हो गई थी इसके बाद? देखिए, अगर हम तटस्थ होकर विश्लेषण करें तो ये सच है कि इंदिरा गांधी के समर्थन के बिना उनका जीतना मुश्किल था। लेकिन अगर आप उनके कार्यकाल को देखें तो उन्होंने 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स खत्म करने जैसे अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए। और ये दोनों ही फैसले उनकी अपनी समाजवादी विचारधारा से मेल खाते थे ना? बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन उस वक्त बंद कमरों की राजनीति से निकलकर एक नई दिशा में जा रहा था, और इन फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। और अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम एक्ट पर, राष्ट्रपति भवन और शिमला समझौता। 1971 का युद्ध उनके ही कार्यकाल में हुआ था। वो उस वक्त आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर थे। और उसी युद्ध के नतीजे में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसके बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौता साइन हुआ। इस समझौते के दस्तावेजों में कुछ बहुत साफ बातें हैं, जैसे सीज फायर लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में बदलना। और ये भी तय हुआ कि सभी मसलों को सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से हल किया जाएगा। हाँ, और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा। भारत ने जीती हुई 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भी लौटाई, लेकिन तुर्तुक जैसे कुछ हिस्से अपने पास रखे। तो अब मैं अपने उसी सवाल पे वापस आता हूं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर भारत युद्ध जीत चुका था तो जमीन वापस क्यों की गई? और वो जो 90,000 युद्धबंदी थे वो जल्दी वापस क्यों नहीं गए? देखिए, स्रोतों के अनुसार POWs की वापसी में देरी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कमांड के आगे सरेंडर किया था। अच्छा, तो इसमें ढाका भी शामिल था? हाँ, और ढाका ने साफ कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान बांग्लादेश को मान्यता नहीं देता वो युद्धबंदियों को नहीं लौटाएंगे। और वो जमीन लौटाने वाली बात? जमीन लौटाने के पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति थी। मकसद था दोनों देशों के बीच लंबे समय तक शांति स्थापित करना और कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरी ताकत जैसे UN के दखल को पूरी तरह से खत्म करना। मतलब मसले को पूरी तरह से बायलैटरल बनाना था। एग्जैक्टली। और अगर हम जुल्फिकार अली भुट्टो की डायरी देखें तो पता चलता है कि बातचीत एक वक्त पर पूरी तरह से फेल होने के कगार पर थी। अच्छा, मतलब डेडलॉक आ गया था। हाँ, फिर भुट्टो ने DP धर के साथ एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग की और बाद में इंदिरा गांधी के साथ अकेले में बात की, जिसके बाद जाकर ये गतिरोध टूटा। ये तो बिल्कुल किसी हाई स्टेक्स पोकर गेम जैसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बेराहामपुर से चला एक छोटा सा लड़का
जो आयरलैंड की क्रांति देखता है, मजदूरों के लिए लड़ता है, भारत का लेबर मिनिस्टर बनता है और अंत में एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय में देश का राष्ट्रपति बनता है। और उनके इसी योगदान के लिए 1975 में उन्हें भारत रत्न भी मिला। और 1980 में उनका निधन हुआ। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति की समझ, चाहे वो मजदूर अधिकारों की हो या संवैधानिक कानूनों की, पूरे देश का इतिहास तय कर सकती है। सही बात है। उनकी विचारधारा का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। और इसीलिए अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। वीवी गिरी मानते थे कि मजदूरों के मसले लंबी कानूनी लड़ाई से नहीं बल्कि आपस की बातचीत से हल होने चाहिए। उनका गिरी अप्रोच। बिल्कुल। आज के इस दौर में जहां गिग इकोनॉमी है, टेक वर्कर्स हैं और पारंपरिक मजदूर यूनियनें लगभग खत्म सी हो रही हैं, क्या आज हमें एक बार फिर से किसी नए गिरी अप्रोच की जरूरत नहीं है? ये सोचने वाली बात है। जहां वर्कर्स बिना किसी लंबे कानूनी प्रोसेस के अपनी आवाज खुद उठा सकें। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।